हेलो हेलो, साउंड देखना। हेलो 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 बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक है। अब क्लास में देखो, आज 12th का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बिल्कुल सबसे पहले डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना कि सर क्या हम पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल आप पीछे नहीं चल रहे, ठीक है। आगे आने वाले जो 2 मंथ हैं, इन 2 मंथ के अंदर आपका हम 12th आपके ब्रेन में सेट कर देंगे, ये प्रॉमिस है, ठीक है। तो रिमेनिंग जो 2 महीने हैं इसमें बेटा 12th हम विद रिवीजन, रिवीजन का मतलब है हम पढ़ाते जाएंगे, रिवीजन कराते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, रिवीजन कराते जाएंगे। और आपको बिल्कुल 12th में फील ही नहीं होगा कि आपने पहली बार पढ़ा है। हाँ, जो बच्चे पुराने बच्चे हैं, जो लक्ष्य के बच्चे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जो बिल्कुल न्यू बच्चे हैं उनको हम रिवीजन के साथ आगे लेके चलेंगे। ओके, क्लियर एकदम। चलो ठीक है। आप सबों की ढेरों सारी जो शुभकामनाएं थी जो मुझे मिलती रही ऑलरेडी व्हाट्सएप मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। तो बहुत जल्दी रिकवरी हुई है, ठीक है। और अगेन अब स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ा देंगे और 12th को टाइमली फिनिश करेंगे विद रिवीजन, ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो आज का टारगेट होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। सबसे सुन लो मेरी बात, पहली बात, ठीक है। जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो थोड़ी सी मैच्योरिटी बच्चे के अंदर होनी चाहिए। नए बच्चों के लिए बोल रहा हूं, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं इस वाली बात को, ठीक है। इसको आप दूसरी दृष्टि से ना देखें, बिल्कुल एकदम मैच्योरिटी वाली। क्योंकि दुनिया में हर इंसान का जो जन्म हुआ है वो इसी प्रोसेस के थ्रू हुआ है। आप समझ गए ना मेरी बात। तो इसके लिए जो आपकी थिंकिंग होनी चाहिए बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। हम सबका जन्म इसी प्रोसेस के थ्रू हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको आप वल्गैरिटी से कनेक्ट मत करना, ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी। और मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स मैं जानता हूं इस चीज में बहुत मैच्योर हैं और कहीं भी डाइवर्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन नो डाउट बच्चों का बहुत ऐसा चैप्टर होता है जो बच्चा बहुत वेट करता है, सर कब आएगा, सर कब आएगा। नो डाउट आपके ये प्रॉमिस है, आपका एक एक डाउट, आपका एक एक डाउट क्रिस्टल क्लियर करेंगे विद एक्शन मैकेनिज्म। क्लियर है बिल्कुल, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपका एक एक डाउट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, ओके। साथ में बस आपको ध्यान रखना है, मैच्योरिटी रखनी है, धैर्य रखना है, कंसेप्ट से जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का टारगेट हमारा क्या क्या होगा सुनो। तो पहला हमारा टारगेट होगा टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन, टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो सबसे पहले हम सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे, भाई मेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, फीमेल क्या होते हैं, ठीक है। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज कवर करने वाले हैं और उसमें हमारा टारगेट होगा टेस्टीज, ये हमारा आज का टारगेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप पढ़ने क्या क्या वाले हो, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, क्या क्या आपका टारगेट है, समझने की कोशिश करना इसको भी, ठीक है। जैसे हमारा जो टारगेट रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या रहेगा, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पूरा समरी कर रहा हूं उस चैप्टर की, आपको करना क्या है इस चैप्टर के अंदर पूरा समराइज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। चलो अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, क्या टारगेट है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम पढ़ेंगे टेस्टीज, और फीमेल में हम जो कवर करने वाले हैं वो ओवेरी, ओवेरीज, ठीक है। अब टेस्टीज में होता क्या है, गैमीटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये पूरे चैप्टर का समरी है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम मेल में टेस्टिस पढ़ेंगे, फिर डिटेल में पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में ओवरी पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे oogenesis। क्लियर बिल्कुल। स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है, oogenesis में फॉर्मेशन ऑफ ओवा होता है। देन फाइनली होगा क्या, फर्टिलाइजेशन। आफ्टर गैमीटोजेनेसिस जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आफ्टर गैमीटोजेनेसिस जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम टेस्टिस और स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम ओवरीज एंड oogenesis पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम गैमीट का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो हम जाइगोट पढ़ेंगे जो डिप्लॉयड होता है, जो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। अच्छा, जाइगोट के बाद क्या आता है, बनता है भाई, जाइगोट के बाद जो मैकेनिज्म होती है उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जाइगोट के बाद जो मैकेनिज्म होती है उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। समझने की कोशिश करना, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर जाइगोट क्या करने वाला है, इम्प्लांटेशन। ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम इम्प्लांटेशन का। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन समझते हो भाई, जाइगोट जब बनता है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, उसको मॉर्यूला, ठीक है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, जो डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। अब यही ब्लास्टोसिस्ट धीरे से आता है, यूट्राइन वॉल से अटैच होता है, धीरे से आता है और यूट्राइन वॉल से अटैच होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट का यूट्राइन वॉल से अटैच होना, चिपकना, समझ रहे हो ना मेरी बात, नरिशमेंट लेने के लिए, इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो पूरी मैकेनिज्म है इम्प्लांटेशन की, तो उसको मैं समझाऊंगा आपको, इम्प्लांटेशन। अच्छा, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये सारी मैकेनिज्म इसमें पढ़नी है हमें, हमारा टारगेट है हमारा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भाई एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे एम्ब्रियो बड़ा होता है, तो 9 मंथ का पीरियड होता है इसके लिए। कितने मंथ का पीरियड होता है, 9 मंथ का। तो 9 मंथ के पीरियड में जब धीरे धीरे एम्ब्रियो बड़ा होता है, इसको बोलते हैं, जो 9 मंथ का पीरियड होता है उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड पढ़ेंगे पूरा का पूरा, कैसे कैसे किस मंथ में बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, लिम्स कब आते हैं, आईज कब आते हैं, हेयर कब आते हैं, गोनैड्स कब बनते हैं, ठीक है, बॉडी के अदर पार्ट कब बनते हैं, पूरा किस तरीके से पूरा डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, इसमें जो हमारा टारगेट होगा वो होगा जेस्टेशन पीरियड। और जब 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है, तब बेबी के बर्थ होने की बारी आती है, यानी हम पढ़ने वाले हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, जिसको हम बर्थ भी बोलते हैं। और फाइनली जब बेबी बाहर आ जाता है, तो एक नया पीरियड चालू होता है, जिसमें बेबी को हम फीडिंग की बात करते हैं, इसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन, लैक्टेशन पीरियड। ये सारे स्टेप्स हैं जो हम यहां कवर करने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर की समरी। यानी इस चैप्टर में जो हमारा टारगेट होगा वो ये होगा, समझ गए ना। इस पूरे चैप्टर में जो हमारा टारगेट होगा वो आपके सामने है। चैप्टर का टारगेट आपके सामने है। क्या टारगेट है चैप्टर का, ठीक है। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम टेस्टिस और स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे पूरा, उसमें ओवरीज एंड oogenesis पढ़ेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फिर उस एम्ब्रियो के पूरा फीटस के बनने के जो पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो 9 मंथ का होता है, 9 मंथ का होता है। देन पार्चुरेशन, बर्थ की मैकेनिज्म को बोलते हैं। और बर्थ के बाद लैक्टेशन पीरियड, जिसमें बेबी को फीडिंग मिलती है, ठीक है, मतलब बेबी फीड करता है मिल्क को, ठीक है। इसकी बहुत बेहतरीन, ठीक है, एंडोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, उसको एकदम ब्रेन में सेट करेंगे, ठीक है। ओके, चलो, तो ये हमारा टारगेट है आज का। एक एक करके लेके चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमंस, ठीक है। भाई ह्यूमन में कितने टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं, ह्यूमन में 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
तो अब किसके बेस पर आप क्लासिफाई कर सकते हो? भी क्यों बोलोगे भाई ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है? आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। अगर किसी भी ऑर्गन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है, सेक्स हार्मोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उन ऑर्गन को बनाने के लिए एक्स और वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ऐसे ऑर्गन को हम क्या टर्म यूज करते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या टर्म यूज करते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और जिनको बनाने के लिए एक्स और वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, जो गैमीटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते, समझना मेरी बात, और सेक्स हार्मोन को रिलीज करने में भी कैपेबल नहीं है, तो उनको हम क्या बोलने वाले हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो बस अब इसका एग्जांपल आता है, किसके बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं, एकदम समझना होगा, ठीक है? बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूं, कुछ बच्चे नए भी होंगे तो उनको भी एकदम क्लियर होगा, ठीक है? जैसे हम बात करते हैं यहां पर, समझना, जैसे हम बात करते हैं यहां पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। भाई प्राइमरी और सेकेंडरी किसके बेस पर? ये एक क्वेश्चन तो यही बनेगा, बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ, बस 2 पॉइंट याद रखने, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, formation of gametes and secretion of sex hormones। तो सेक्स हार्मोन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, इसके बेस पर हम बोलते हैं प्राइमरी। और सेकेंडरी का पर्पस क्या होता है? आप बोलोगे मैच्योरेशन ऑफ गैमीट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट, इसके बेस पर आप बोल सकते हो सेकेंडरी। मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स। तो गैमीट के मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कौन होंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन समझ में आ गया, जहां पर भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा, सेक्स हार्मोन रिलीज करेंगे प्राइमरी, और रिमेनिंग जो मैच्योरेशन और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, चलो भाई ठीक है, समझ में आ गया। तो प्राइमरी कौन से हैं और सेकेंडरी कौन से, जरा एग्जांपल बताओ। तो एग्जांपल आप जानते ही हो, प्राइमरी अगर हम मेल में बात करते हैं, मेल में प्राइमरी कौन होंगे और फीमेल में प्राइमरी कौन होंगे? तो मेल में सबको पता है टेस्टिस, और फीमेल में सबको पता है ओवरीज। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, टेस्टिस का मतलब है वन पेयर, और सिंगल के लिए टर्म यूज क्या करते हैं? टेस्टिकल। सिंगुलर टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है? टेस्टिकल्स, एक पास टेस्टीज लिखा हुआ है हर जगह, ठीक है? टेस्टिकल्स या टेस्टीज, टीएस भी बोल सकते हो, और ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है? चलो, तो अब भाई टेस्टीज और ओवरी की बात करते हैं तो ये भी वन पेयर होते हैं, ये भी वन ही पेयर होते हैं, वन पेयर, ठीक है? तो ये भी वन पेयर होते हैं, वो भी वन पेयर होते हैं। तो ये प्राइमरी हैं, क्योंकि दोनों के अंदर आपको पता है गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और दोनों ही सेक्स हार्मोन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, सेकेंडरी में किसको रखोगे? ठीक है भाई, प्राइमरी समझ में आ गया। सेकेंडरी अगेन मेल का भी केस होगा, फीमेल का भी केस होगा, रिमेनिंग ऑल आर सेकेंडरी, ऐसे याद रख लो। मेल का केस जब भी आएगा और फीमेल का केस आएगा, तो जब भी मेल का केस आएगा तो मेल में आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा? ठीक है, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, ठीक है,
रिमेनिंग ऑल आर, आगे बढ़ोगे सारे ग्लैंड्स इसके अंदर आ जाएंगे, पेनिस आ जाएगा एटसेट्रा, पेनिस ईटीसी कर देते हैं एटसेट्रा। फीमेल के अंदर अगेन रिमेनिंग छोड़ दो, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, आगे बढ़ो, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के बाद यूटेरस, वजाइना एटसेट्रा, ऑल आर सेकेंडरी, ऑल आर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो इतना समझ में आ गया भाई, जहां पर भी मेल का केस हो फीमेल का केस हो, अगर गैमीटोजेनेसिस हो रही है, सेक्स हार्मोन रिलीज कर रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, गैमीटोजेनेसिस नहीं हो रही, सेक्स हार्मोन रिलीज नहीं कर रहे, बट मैचुरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो भूलोगे तो नहीं, मुझे याद है, ठीक है। हाँ बेटा, सर्विक्स, हाँ सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ यूटरस, जो यूटरस का टर्मिनल पार्ट होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है। अलग से भी हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ाएंगे इसको, हाँ डिटेल सारा पढ़ेंगे, अभी बेसिक समझा रहा हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो बस ये किसके बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो अब आज हमारा जो टारगेट है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी अगर हम बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बात करते हैं, मैं क्या क्या करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सुनो मेरी बात, हमें वन पेयर टेस्टीज, मैंने बताया टीएस, समझ रहे हो, सिंगल टर्म यूज करते हैं तो टीएस सिंगल टेस्टिस के लिए, ठीक है, और दोनों को कॉमनली पेयर में बात करते हैं तो टीएस, बस मैं समझा दिया इतना। तो आप पेयर ऑफ टेस्टिस या टेस्टिकल भी बोल सकते हो, पेयर आ गया ना तो उसमें टेस्टिकल भी टर्म यूज कर सकते हो, टेस्टिकल, ठीक है। एसेसरी डक्ट, इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली नीट में आया है कि मेल में क्या क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट होते हैं जो हम पढ़ाएंगे, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो हम पढ़ाएंगे, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ये फीमेल में भी होते हैं। तो अभी मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मेल में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि एसेसरी डक्ट कौन कौन से होते हैं, जो इसी में आगे भी पढ़ाएंगे, पर यही एक समरी हो जाएगी। एसेसरी डक्ट में हम आपको पढ़ाने वाले हैं रटी टेस्टिस, हम आपको पढ़ाने वाले हैं इसके अंदर रटी टेस्टिस के बाद, ठीक है, वासा इफ्रेंसिया, डिटेल में पढ़ाऊंगा कि डायग्राम के अंदर, वासा इफ्रेंसिया, और पढ़ाने वाले हैं इसके अंदर हम आपको एपिडिडाइमिस, और पढ़ाने वाले हैं इसके अंदर हम आपको एपिडाइमिस के अलावा, ठीक है, वास डिफरेंस, ये चारों क्या है बेटा, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट है। क्या है बेटा, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, जो मैच्योरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझे? हाँ बेटा, ठीक है, आगे चलते। अब मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड में क्या पढ़ने वाले हो? अगर मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड की बात करता हूं मैं, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड की बात करता हूं, तो यहां हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा सेमिनल वेसाइकल, जो वन पेयर होते हैं, वन पेयर। इसके अलावा हम आपको पढ़ाने वाले हैं यहां पर प्रोस्टेट जो सिंगल होती है, एक ही ग्लैंड है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसके अलावा हम आपको पढ़ाने वाले हैं बल्बो यूरेथ्रल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इनकी अगर बात की जाए तो ये भी वन पेयर होते हैं, ये भी वन पेयर होते हैं। तो ये अच्छा, इसके अलावा हम पढ़ाने वाले हैं आपको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे पेनिस एंड स्क्रोटम।
तो ये हमारा टारगेट है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएगा। तो इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूं कि आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होते जाएं और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएं, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो सबसे पहले हमने क्या बात की? सबसे पहले हमने बात की कि एक्चुअल में इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, पूरी समरी बता दी आपको। फिर हमने बात की क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। तो मैंने बताया जहां पर गैमेटोजेनेसिस और सेक्स हार्मोन निकलते हैं वो प्राइमरी हैं, रिमेनिंग ऑल आर सेकेंडरी, रिमेनिंग ऑल आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये ध्यान रखना है आपको। थर्ड आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, इसके अंदर कोई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या क्या आता है और सेकेंडरी में क्या क्या आता है। तो प्राइमरी में आपको मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, और कुछ दिमाग में नहीं रखना। इसके अलावा रिमेनिंग ऑल आर सेकेंडरी। क्लियर है बिल्कुल? चलो, जो ट्रांसपोर्टेशन और मैचुरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर कोई नहीं, जो ट्रांसपोर्टेशन और मैचुरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है भाई? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने स्टार्ट कर दिया, उसमें आपका टारगेट क्या है? ये कंप्लीट टारगेट है जो हमें इसमें कवर करना है। पहले हम टेस्टिस पढ़ेंगे, फिर हम मेल सेक्स एसेसरी डक्ट पढ़ेंगे, जिसमें 4 आपको याद रखनी है। डायग्रामेटिकली अभी समझाने वाला हूं, इसके बाद डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। रटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया क्या होते हैं डायग्राम में आएगा, पर एक समरी में एक तरीके से मैंने आगे लिख दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है इस पर, ठीक है। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट पे ही क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन यहां मिल जाएगा आपको, यहां इन पर भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो रटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडेमिस, वास डिफरेंस, ये चारों आपको याद रखने हैं, ये चारों ही आपको याद रखने हैं। अगला आपको क्या याद रखना है भाई? मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स कौन से हैं? ग्लैंड्स, ग्रंथियां, तो आपको 3 याद रखनी है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ सिंगल कौन होती है, पेयर में कौन होती है? तो सेमिनल वेसिकल 1 पेयर होते हैं, ठीक है। काउपर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल, ये भी पेयर में होते हैं, पर सिंगल जो होती है वो एक ही होती है। कौन सी सिंगल होती है? आपको पता है ना, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड है, प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड है, पेयर में नहीं होती प्रोस्टेट, बस इतना याद रखना है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो बॉडी से बाहर होते हैं, जो शरीर से बाहर होते हैं, तो इसमें दो बातें याद रखनी है, एक तो पेनिस और एक स्क्रोटम। पेनिस एंड स्क्रोटम ये बॉडी के बाहर होते हैं। इन सब को हमें स्टेप बाय स्टेप कवर करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ओके। अच्छा, पूरा हम पहले डायग्राम बनाएंगे, एक डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। पूरा डायग्राम है, फुल पेज हॉरिजॉन्टल। अगर आप ड्रॉ कर रहे हो मेरे साथ, नोटबुक को पूरा हॉरिजॉन्टल करो, फुल पेज में इसको ड्रॉ करेंगे। फुल पेज हॉरिजॉन्टल, समझना, फुल पेज हॉरिजॉन्टल, पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करूंगा यहां पर मैं। सारे कंसेप्ट इसी से क्लियर हो जाएंगे, एनसीईआरटी वाले डायग्राम भी यहां क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं आपको यही क्लियर करने की। लाइन सीधी नहीं खिंच रही है, क्या दिक्कत है भाई? हम्म कोई नहीं, चलो।
देखो समझने की कोशिश करना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। या कह सकते हो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और टेस्टिस। पूरा मैं एक पूरा कंप्लीट डायग्राम बना रहा हूं जो एकदम कंसेप्ट क्लियर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेनिस की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम पेनिस की बात करते हैं, रेड ब्लड वेसल्स दिखा देना, इसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। देखो ये सारी एबडोमिनल कैविटी है, पूरी की पूरी एबडोमिनल कैविटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सारे सारे यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं, ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं तो यहां पर होती है बेटा प्रोस्टेट, सिंगल ग्लैंड है। पर हम टीएस दिखा रहे हैं ना, तो टीएस में ऐसे लगेंगे वन पेयर है, पर वन पेयर नहीं है, इट इज अ सिंगल ग्लैंड। सिंगल ग्लैंड है, सिंगल ग्लैंड है, एक ही ग्लैंड है ये, ठीक है। पर हम ट्रांसफर सेक्शन दिखा रहे हैं तो आपको लगेगा वन पेयर है पर सिंगल ग्लैंड है। ठीक इसके नीचे हम दिखाएंगे, यहां पर कलर चेंज करते हैं, थोड़ा रेड कलर में दिखा देते हैं। यहां पर अगेन वन पेयर होते हैं, ये ऐसे और ऐसे। काउपर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बल्बो यूरेथरल, ये वन पेयर होते हैं, ठीक है। फिर नीचे पूरा पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से यहां आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करना, यहां अगेन कलर चेंज करो, ऐसे इधर भी होगा, पर हम एक सिंगल साइड को कवर कर रहे हैं, पूरा सिंगल साइड को कवर कर रहे हैं। एम्पुला,
और यहां से ये डक्ट आएगी और यहां पर एक ग्लैंड होगी जो हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। पेयर में होती हैं ये, इनको समाइनल वेसाइकल बोलते हैं, ठीक है, ये पेयर में होंगे। तो ये स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करनी है आपको। यहां जो दिखा रखा है ना, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, ये पूरा का पूरा पेनिस का हम डायग्राम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये स्किन हो गई जिसको ग्लैंस पेनिस को कवर करती है, ये इरेक्टाइल टिश्यू हो गई, ये यूरेथ्रा आपको दिख रही होगी, इंटरनल स्ट्रक्चर यूरेथ्रा का। ये ऊपर वाली एब्डोमिनल कैविटी है, ये बाहर वाला पार्ट है, ये स्क्रोटम है। और स्क्रोटम में क्या होता है? स्क्रोटम में टेस्टीज। साइड व्यू दिखा रहा हूं, सिंगल टेस्टीज दिखेगी। साइड व्यू दिखा रहे हैं, सिंगल टेस्टिस दिखेगी। और टेस्टिस के ऊपर होता है एपिडिडाइमेस। एपिडिडाइमेस ये ऐसे, ऐसे। एपिडिडाइमेस, ठीक है। ओहो, बस अब यहां तक आपके डायग्राम थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या है। समझने की कोशिश करना, ठीक है, समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। भाई पेनिस बॉडी से बाहर होता है, स्क्रोटम बॉडी से बाहर होता है, दोनों ही बॉडी से बाहर हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। स्क्रोटम एक सिंगल स्किन का पाउच है। स्क्रोटम एक सिंगल स्किन का पाउच है जिसमें 1 पेयर टेस्टीज होते हैं। 1 पेयर मतलब टेस्टीज का मतलब है 1 पेयर, ठीक है, टेस्टीज होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। और उनके अलग अलग चैम्बर होते हैं जिनको बोलते हैं स्क्रोटल सैक। समझाता हूं अभी, इस तरीके से समझने की कोशिश करना। तो ये क्या हो गया? स्क्रोटम। सिंगल ही होता है, ध्यान, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस ये डायग्राम थोड़ा समझ लो, इसके बाद आधा समझ में, आधा मिनट काम खत्म हो जाता है। स्क्रोटम के अंदर क्या होता है? स्क्रोटम कंटेन 1 पेयर स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक, और हर एक स्क्रोटल सैक में एक सिंगल टेस्टिस होती है। अगर फ्रंट व्यू दिखाऊं ना, समझो ऐसे, फ्रंट व्यू है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस में एक स्क्रोटल सैक इधर आ गया और एक स्क्रोटल सैक इधर आ गया, समझना, ये 2 स्क्रोटल सैक हो गई। और हर एक स्क्रोटल सैक में 1 and 1 टेस्टिस ऐसे होगी। ये फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट व्यू। तो स्क्रोटम एक सिंगल स्किन का पाउच होता है जिसके अंदर 2 छोटे छोटे स्क्रोटल सैक होते हैं, हाँ, स्क्रोटल सैक। और इन स्क्रोटल सैक में एक एक टेस्टीज होती है, यानी सिंगल स्किन के पाउच में 2 स्क्रोटल सैक, एंड ईच स्क्रोटल सैक बेयर सिंगल टेस्टीज। क्लियर है बिल्कुल? तो यहां तक समझ में आया होगा। और टेस्टीज को स्क्रोटम से कनेक्ट करने के लिए यहां कुछ लिगामेंट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं गुबर्नैकुलम। गुबर्नैकुलम, इसका रोल क्या होता है समझाऊंगा आगे, ठीक है। ये है गुबर्नैकुलम। गुबर्नैकुलम, ठीक है। तो ये वाली बात तो समझ में आई गई। अब हम डिटेल में थोड़ा लेके चलते हैं इस डायग्राम को। अभी हमने बेसिक बात की है, हमने स्क्रोटम की बात की है, ठीक है। सिंगल स्क्रोटम स्किन का पाउच होता है जिसमें 1 पेयर स्क्रोटल सैक होते हैं और ईच स्क्रोटल सैक बेयर सिंगल टेस्टीज। अब टेस्टीज को स्क्रोटम से कनेक्ट करने के लिए कुछ लिगामेंट लाइक, लिगामेंट नहीं बोल रहा हूं, लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको गुबर्नैकुलम बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात समझनी और होगी आपको, यहां टेस्टीज के अराउंड कुछ मसल्स होते हैं, ये मसल्स हैं, इनको बोलते हैं क्रीमास्टर मसल्स। क्रीमास्टर जो स्केलेटल मसल्स हैं, समझाता हूं क्या रोल है इनका। ये ऐसे,
और ये ऊपर गए, ये यहां से ऊपर इससे होते हुए ऊपर निकलते हैं ऐसे इसके साथ, ये ऊपर गए, ठीक है। और यहां एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी समझा देता हूं मैं, एक पूरी कॉर्ड बनाता हूं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरी एक कॉर्ड है जिसके अंदर ये सब कुछ होता है, कॉर्ड बंडल, ठीक है, समझाऊंगा इसको भी अभी मैं, ठीक है। चलो ये कॉर्ड पूरी पास आउट हो रही है यहां से, ये टेस्टिस हो गई, TSTIS यानी 1 पेयर है टेस्टिस, और टेस्टिस के ऊपर ये हो गया एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, और यहां से जो डक्ट निकल रही है इसको बोलेंगे वास डिफरेंस, यहां लिख देता हूं, इसको बोलेंगे वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। क्लियर है बिल्कुल। तो चार बात समझ में आ गए भाई, ये स्क्रोटम समझ में आ गया, स्क्रोटम में 1 पेयर टेस्टिस होते हैं, बट टेस्टिस स्क्रोटल सैक में होते हैं, तो स्क्रोटल सैक भी 1 पेयर होंगे। टेस्टिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है एपिडिडाइमिस, इससे जो डक्ट निकलती है वास डिफरेंस। क्लियर है। ये डक्ट अकेली नहीं जाती, ये स्क्रोटम और एबोडोमिनल कैविटी को जोड़ने के लिए कैनाल होती है, इस कैनाल को बोलते हैं इनग्विनल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? इनग्विनल कैनाल। लिख देता हूं मैं, इनग्विनल कैनाल। और इसमें से जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर पास हो रहा है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो पास हो रहा है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड। कॉर्ड समझते हो? कॉर्ड का मतलब बंडल, जैसे देखा होगा ना, वायर की कॉर्ड होती है, वायर की एक कॉर्ड होती है, कोई वायर दिख रहा है क्या? चलो, वायर की एक कॉर्ड होती है भाई, उस कॉर्ड के अंदर क्या होगा? सब कुछ होगा, उसमें कई टाइप के वायर होंगे। ऐसे ही भाई टेस्टिस या स्क्रोटम को एबडोमिनल कैविटी से जोड़ने के लिए कैनाल होती है, इसको बोलते हैं इनग्विनल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? इनग्विनल कैनाल। समझना, मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं एक बहुत कंसेप्ट बताऊंगा इसका, ठीक है, जो रूटीन लाइफ से रिलेटेड है। इनग्विनल कैनाल जो एबडोमिनल कैविटी को स्क्रोटम से कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब क्वेश्चन आएगा, इस इनग्विनल कैनाल से एबडोमिनल कैविटी में क्या एंटर करता है? आप बोलोगे यहां पर एक कॉर्ड की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? कॉर्ड की फॉर्म में, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। कॉर्ड की फॉर्म में कुछ मसल्स भी, कुछ वास डिफरेंस, आर्टरी, वेन, नर्व, ये पूरा का पूरा एक बंडल, एक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड की फॉर्म में स्क्रोटम से एबडोमिनल कैविटी में एंटर करते हैं, स्क्रोटम से एबडोमिनल कैविटी में एंटर करते हैं। कौन? स्पर्मेटिक कॉर्ड। अच्छा, स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या होता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड में अगर मैं बात करूं ना, तो यहां पर एक आर्टरी होती है, इसमें एक वेन होती है, ठीक है, इसमें वास डिफरेंस होती है, इसके अंदर मसल्स भी होते हैं। देखो रेड कलर के मसल्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम, ठीक है, क्रीमास्टर मसल्स। क्रीमास्टर मसल्स भी होते हैं, एटसेट्रा। एटसेट्रा इसलिए क्योंकि नर्व वगैरह और भी सब, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, एटसेट्रा और भी चीजें होती हैं इसमें। मेन चीज समझ में आ गई, इनकी फुंसी सबके मिलने से कॉर्ड बनती है, जो स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है, इसी को बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। और जिस कैनाल के थ्रू करती है भाई, घड़े का स्ट्रक्चर स्क्रोटम, उसकी नेक इनग्विनल कैनाल, जिस कैनाल के थ्रू करती है इसको इनग्विनल कैनाल बोलते हैं। कभी आपने देखा है, कभी आपने रेलवे स्टेशन पर कुली को, या कभी गल्ला मंडी गए हो? गल्ला मंडी समझते हो? जहां पर आपके खाने पीने के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, लाइक राइस, मतलब चावल, गेहूं एटसेट्रा, ये सब, सरसों, ठीक है, जो रॉ होता है, जो मिलता है वो बोरियों की, क्विंटल की फॉर्म में, वहां वो क्विंटल वाली, मतलब 1 क्विंटल की बोरीज को ऐसे उठा लेते हैं, ठीक है। तो वो अपने देखा होगा कंधे पर गमछा रखते हैं, या कभी आपने रेलवे स्टेशन पे कुली को देखा होगा, वो भी गमछा रखता है। या छोड़ो, आप कभी जिम में गए हो, जो वेट लिफ्टर होते हैं, हैवी वेट लिफ्टर, वो अपनी कमर पर एक बेल्ट बांधते हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल, मैं दोनों के केस में बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि दोनों केस में बात कर रहा हूं, समझाऊंगा दोनों केस में क्यों बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। वो क्यों रखते हैं? देखा होगा जब भी कभी हैवी वेट लिफ्टिंग करनी होती है, कभी हैवी वेट लिफ्टिंग करनी होती है, तो वो क्या काम करते हैं? इस गमछे को कमर में टाइट से बांधते हैं, समझ रहे हो ना? इस गमछे को उठा करके कमर पे टाइट से बांधते हैं, समझने की कोशिश करना।
या हैवी वेट लिफ्टिंग करनी हो तो बेल्ट को टाइट से बांधते हैं एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाले पार्ट में, ठीक है। चाहे कुली हो, गल्ला मंडी का कोई भी हो, क्यों बांधते हैं ये टाइट से? इसलिए बांधते हैं क्योंकि प्रेशर, जब आप वेट उठाते हो तो बॉडी पर एक प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर की वजह से जो हमारी लोअर एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, समझ रहे हो, वो उसकी जो लेयर्स होती हैं वो फट जाती हैं, समझ रहे हो। वो मेल में भी होती हैं और फीमेल में, समझना। लोअर एब्डोमिनल कैविटी वाला पार्ट क्रैक हो जाता है और इंटेस्टाइन उस क्रैक वाले पार्ट में एम्बेडेड हो जाती है और वहां पर बल्जी अपीयरेंस, एक बाहर निकला हुआ पार्ट दिखना चालू हो जाता है, बाहर हल्का सा उभरा हुआ पार्ट। समझो कि एब्डोमिनल कैविटी लोअर साइड में क्रैक हो गई है और इंटेस्टाइन उसमें फंस गई है, आ गई है, क्योंकि इंटेस्टाइन में हाई प्रेशर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हर्निया। तो हर्निया भी बहुत टाइप का होता है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी, लेफ्ट, राइट, बैक, डिफरेंट टाइप का। उसमें मेल के केस में एक और हर्निया होता है, इंग्विनल हर्निया। मेल के केस में वो इंटेस्टाइन टिश्यू में ना जाकर के इंग्विनल कैनाल में फंस जाती है, उसको बोलते हैं इंग्विनल हर्निया। ओनली फॉर नॉलेज, ओनली फॉर नॉलेज। इंग्विनल हर्निया पर नीट में क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ नॉलेज के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इंग्विनल कैनाल का पर्पस क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, कि प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन या गल्ला मंडी या जिम में लोग लोअर एब्डोमिनल कैविटी में बेल्ट या टाइट किसी गमछे को क्यों बांधते हैं, समझ रहे हो, बिफोर वेट लिफ्टिंग। आखिर पर्पस क्या है तो समझ में आ गया होगा। ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी, इसको कहते हैं हर्निया। हर्निया ना हो जाए, लोअर एब्डोमिनल कैविटी प्रेशर की वजह से क्रैक ना हो जाए, उस वजह से इस चीज को यूज किया जाता है। अच्छा, अब मैं एक बात बताऊंगा, हमारी टेस्टीज एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, एक स्किन के पाउच में स्क्रोटम। ये तो समझ में आ रहा है भाई क्यों होते हैं, ठीक है भाई, क्यों होते हैं? क्योंकि टेस्टिस के अंदर होती है गैमीटोजेनेसिस और स्पेशली स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी टेम्परेचर से लो। बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर कितना लो भाई? बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, इतना लो टेम्परेचर अगर होगा तो उसमें आपके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर हो पाएगी। 2 to 2.5, समझ रहे हो, 2 से लेकर के 2.5 बॉडी टेम्परेचर से लो, क्योंकि ये टेस्टिस कहां है? बाहर। क्योंकि बॉडी के लिए समझ लो, गैमीटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई टेम्परेचर है, उस पर गैमीटोजेनेसिस नहीं होती। इसलिए नेचर ने टेस्टिस को कहां बनाया? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, स्किन के पाउच में, स्क्रोटम में। पर बाहर का एटमॉस्फेयर तो चेंज होता रहता है ना भाई, कभी लो टेम्परेचर हो जाता है माइनस में, कभी हाई टेम्परेचर हो जाता है 49-50 डिग्री सेल्सियस, उसमें तो मामला बिगड़ जाएगा ना। तो देखा होगा टेस्टिस ठंडी के टाइम पर नियर द एब्डोमिनल कैविटी आ जाते हैं, गर्मी के टाइम पर अवे फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, नियर, अवे। कौन करता है टेस्टिस का एलिवेशन? मतलब थर्मो रेगुलेशन। तो टेस्टिस का भी थर्मो रेगुलेशन होता है उसके मूवमेंट की वजह से, समझ रहे हो ना मेरी बात? मूवमेंट की वजह से कभी कभी टेस्टिस को अपनी इच्छा से भी आप थोड़ा सा अप कर सकते हो, समझ रहे हो? इच्छा मतलब कॉन्शियस होकर के। तो उसके लिए एक ऐसे मसल्स होते हैं जिनको हम क्रीमास्टर मसल्स बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रीमास्टर मसल्स बोलते हैं, जो टेस्टिस को एलिवेट करने में हेल्प करते हैं अपनी इच्छा से, क्योंकि वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। पर जो आपकी इच्छा पे काम नहीं करते वो डार्टोज मसल्स होते हैं, वो स्मूथ मसल्स होते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना। हाँ क्या भाई, तो अब यहां ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो 2 कलर मैं यूज कर रहा हूं, कुछ नया कलर यूज करते हैं। थोड़ा सा रेड है, पर रेड में भी चेंज किया मैंने, थोड़ा सा चेंज रेड। स्क्रोटम से भी कुछ मसल्स अटैच होते हैं, स्क्रोटम से भी कुछ मसल्स अटैच होते हैं, ठीक है। अब यहां 2 टाइप के मसल्स होंगे, एक टेस्टिस से अटैच्ड होंगे, एक स्क्रोटम से, समझना। एक तो टेस्टिस से अटैच हैं, एक स्क्रोटम से। ये तो टेस्टिस से अटैच हैं,
ये स्क्रोटम से अटैच हैं। जो टेस्टिस से अटैच होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम के आ जाते हैं। हर बार देख रहे होगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से इस बार भी खतरनाक क्वेश्चन आए थे, बच्चे छोड़ के ही आए थे, गलत करके आए थे बहुत सारे बच्चे, मुझे बच्चों ने बताया, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, कंसेप्चुअल चैप्टर है। 3 से 4 क्वेश्चन का इसका वेटेज है, पर एक आध क्वेश्चन लगभग हर साल हाईली कंसेप्चुअल बन रहा है, पर कर वही पाएगा जिसने कंसेप्ट अच्छे से जनरेट किए हुए हों। तो एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंक्लूडिंग जेनेटिक्स, और एक बायोटेक्नोलॉजी, और साथ में इकोलॉजी। ये 4-5 टॉपिक बायो के सबसे खतरनाक टॉपिक हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और बायोटेक तो उस समय पता है रेड अलर्ट पर है, 11 क्वेश्चन तक आए हैं, ठीक है। लास्ट ईयर 9 क्वेश्चन आए थे, और उसके लास्ट ईयर 11 क्वेश्चन आए थे बायोटेक से, मात्र एक चैप्टर से। तो इन पर तो मास्टरी करनी है, एकदम मास्टरी, ठीक है। ये 4-5 टॉपिक है, इन पर एकदम मास्टरी करके चलना, ठीक है। इस पर तो खैर हो जाएगी, तुम्हारा इंटरेस्ट भी होता है इसमें तो, ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, क्रीमास्टर और डार्टोज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रीमास्टर मसल्स। अच्छा ग्रीन कलर आ गया। क्रीमास्टर कैसे हैं, स्केलेटल, स्केलेटल, नीचे क्या है, डार्टोज। ये कैसे हैं, स्मूथ, स्मूथ। ये दोनों ही मसल्स क्या काम करते हैं, ये दोनों ही मसल्स रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, क्या काम कर रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। किसके लिए, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि भाई यहां 2 टाइप के मसल्स हैं। एक संबंध रखते हैं टेस्टिस से, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर भी जा रहे हैं, टेस्टिस से जो स्पर्मेटिक कॉर्ड में भी जा रहे हैं। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, शायद अच्छे से विजुअल तभी होगा। ध्यान से रखना, एक तो ये मसल्स बना रखे हैं मैंने, ये वाले जो स्क्रोटम से जुड़े हुए हैं, जो स्क्रोटम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो स्क्रोटम से जुड़े हुए हैं वो डार्टोज मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होते। जो टेस्टिस के अराउंड होते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, टेस्टिस से कनेक्टेड होते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर जा रहे हैं, वो क्रीमास्टर मसल्स हैं, जो आपकी इच्छा से टेस्टिस को एलिवेट कर लेते हैं। एलिवेशन ऑफ टेस्टिस, अप एंड डाउन, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके लिए दोनों ही मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहां तक कोई भी टिपिकल चीज तो नहीं लग रही, यहां तक क्लियर है तो आग लगाओ फटाफट। यहां तक क्लियर है, मुझे इस चैप्टर पर रिसर्च करना है। रामलाल बेटा इसी पे रिसर्च करना, और किसी और चैप्टरों पर भी तो फोकस करो। कोई नहीं, देखो मैं हर चैप्टर पे इतना करा दे रहा हूं कि आपके कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से जनरेट हो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। हर चैप्टर पर मास्टरी करा रहा हूं मैं, ठीक है, हर चैप्टर पर, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो क्लियर है, एकदम क्लियर है, क्योंकि अब ये क्लियर होना जरूरी है, फिर आगे सिंपल चीजें हैं। अब देखो ये वाली बात तो क्लियर हो गई, अब मैं यहां थोड़ा समझाऊंगा मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड। तो मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या होगा, नंबर 1 सेमिनल, सेमिनल वेसिकल, नंबर 2 प्रोस्टेट, नंबर 3 काउपर्स, काउपर्स। ये हो गए मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड, समझ रहे हो ना। सेमिनल वेसिकल 1 पेयर होते हैं, यानी 2 लिख देता हूं मैं यहां पर शॉर्ट में, यहां 1 लिख देता हूं। प्रोस्टेट ये भी 2 होते हैं। कहां होते हैं ये फोकस करना, कहां होते हैं ये फोकस करना। अगर सेमिनल वेसिकल की बात करता हूं तो ये जो दिख रहा है ना, ऐसे एक इधर है एक इधर भी होगा। थोड़ा हिंट बना देता हूं मैं, हिंट दे देता हूं, छोटे छोटे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ऐसी एक डक्ट यहां पर भी होगी, समझ रहे हो, ऐसी ही एक ग्लैंड यहां पर भी होगी, ऐसी ही ग्लैंड यहां पर भी होगी, और ऐसा ही एक स्ट्रक्चर यहां पर भी होगा, ऐसा, ठीक है। तो यहां पर जो ग्लैंड दिख रहे हैं आपको बेटा, चलो कोई नहीं इसी से बना देते हैं, ये है सेमिनल वेसिकल, ये 1 पेयर होते हैं सेमिनल वेसिकल, ठीक है। इसके अलावा हम प्रोस्टेट की बात करते हैं, ये
प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड है। इसके अलावा बल्बो यूरेथ्रल की बात करते हैं, एकदम क्लियर होंगे, ये तीनों के तीनों ग्लैंड एकदम क्लियर है, ठीक है। प्रोस्टेट एक ही है, ये पूरी एक सिंगल ग्लैंड होती है, पर कट करके दिखाया है इसलिए आपको पेयर में लग रही है, पर एक्चुअल में पेयर में नहीं होती। ये तीनों मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड हैं जो कहां खुल रही हैं, यूरेथ्रा, पर सेमिनल वेसिकल कहां खुल रही है, एजैक्यूलेटरी डक्ट। अब यहां पर भाई ये तो वास्ट डिफरेंस हो गई। अब ये पिंक कलर की डक्ट दिख रही है ना, इसको बोलते हैं एजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट कहां खुलती है, ये यूरेथ्रा में खुलती है। इस फूले हुए पार्ट इसको बोलते हैं एम्पुला, इस फूले हुए पार्ट को बोलते हैं एम्पुला, जिसमें स्पर्म शॉर्ट टर्म के लिए आके स्टोर हो जाते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ स्पर्म। स्पर्म शॉर्ट टर्म के लिए आके स्टोर, यहां से स्पर्म बनेंगे, यहां से होते हुए इसमें स्टोर हो जाएंगे, और एजैक्यूलेटरी डक्ट स्पर्म को यूरेथ्रा में एंटर कराएगी। क्लियर है बिल्कुल। अब यहां ये जो टिश्यू दिख रहा है ना आपको, ये ग्रीन कलर के टिश्यू और पिंक कलर के टिश्यू, ग्रीन कलर के और पिंक कलर के, ये इरेक्टाइल टिश्यू है। इनके बारे में हम पेनिस के स्ट्रक्चर में डिटेल में बताएंगे। इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल का मतलब समझ रहे हो, जो पेनिस के इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पेनिस में इरेक्शन इन्हीं टिश्यू की वजह से होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो पेनिस में इरेक्शन किसके लिए रिक्वायर होता है, आप बोलोगे इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन तभी हो सकता है जब पेनिस में इरेक्शन होगा। तो इरेक्शन के लिए इरेक्टाइल टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है। तो पिंक कलर और ग्रीन कलर के जो टिश्यू दिख रहे हैं इरेक्टाइल टिश्यू हैं, जिनको मैं पेनिस की टीएस में डिटेल में बताऊंगा आगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये ब्लड वेसल्स भी दिख रहे होंगे आपको, ब्लड वेसल्स में शॉर्ट में लिख देता हूं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ये जो डक्ट दिख रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ये तो आप जानते हो, यूरेथ्रा, ठीक है। और आगे जो फूला हुआ पार्ट दिखता है पेनिस का, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस, चलो ठीक है, समझ में आ गया ग्लैंस पेनिस भी। अब ग्लैंस पेनिस को कवर करने के लिए एक स्किन का लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोर स्किन। फोर स्किन। और यूरेथ्रा की ओपनिंग जहां होती है, जहां से यूरिन पास आती है, उसको यूरेथ्रल ऑरिफाई बोलते हैं। ऑरिफाइज, यूरेथ्रल ऑरिफाइज। पूरी एनसीईआरटी मैंने कवर कर दी है, फिर से बोल रहा हूं। प्रीपियूस, प्रीपियूस ग्लैंस पेनिस बहुत सॉफ्ट होता है, उसको कवर करने के लिए यहां एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको फोर स्किन, ठीक है, या प्रीपियूस भी बोल देते हैं कुछ लोग, फोर स्किन या प्रीपियूस, समझना, ठीक है। तो कई केस में इसका रिमूव भी कराना पड़ता है अगर बर्थ के टाइम पर प्रॉपर इसकी ओपनिंग नहीं होती, ठीक है, समझ रहे हो ना। प्रॉपर ओपनिंग का मतलब है ग्लैंस पेनिस से कह सकते हो ओपन नहीं होती, तो उसको सर्जरी से भी रिमूव कराया जाता है, समझ में आ गया होगा। रिमूवल ऑफ प्रीपियूस, रिमूवल ऑफ प्रीपियूस, ठीक है, वो एक मैकेनिज्म होती है। या हाँ, कुछ रिलीजन के अंदर इसको मतलब ऐसा कह सकते हो कि कहीं ना कहीं रिलीजन से भी कनेक्ट किया गया है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, बस समझने की कोशिश करना कि प्रीपियूस ग्लैंस पेनिस को कवर करने के लिए होती है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए होती है। पर किसी किसी केस में इसका अगर प्रॉपर मूवमेंट नहीं होता तो उसको सर्जरी से रिमूव भी कर दिया जाता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रीपियूस, ठीक है, या फोर स्किन। और ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा को हम यूरेथ्रल ऑरिफाइस बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। और ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, ये क्या है, पेनिस का स्ट्रक्चर है। पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब बताओ यहां तक किसी को कोई भी डाउट शाउट है? मैंने कई चीजें इसमें इंक्लूड कर दी हैं, एक तो मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है, पेनिस लगभग जो जरूरत था वो क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इरेक्टाइल टिश्यू का फंक्शन में इरेक्शन ऑफ पेनिस की जो मैकेनिज्म है उसमें कराऊंगा, ये बेस है, समझ रहे, एक ओवरव्यू है, अब उसको डिटेल्ड में आप पढ़ने वाले हो,
किसमें पढ़ने वाले हो? डिटेल्ड में, ठीक है। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूं, स्क्रोटम सिंगल होता है, स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी, ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी, स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ने के लिए जो कैनाल होती है इसको इनग्यूनल कैनाल बोलते हैं। इस कैनाल से जो पास आउट होती है वो एक डक्ट होती है, इसको मतलब डक्ट नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसको कॉर्ड बोलेंगे, इसको स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या होता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड में एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है, एक लिम्फ वेसल्स होती है, नर्व भी होते हैं, साथ साथ में क्रीमास्टर मसल्स होते हैं और वास डिफरेंस होती है। इन सबके मिलने से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। एकदम क्लियर है? बिल्कुल। चलो, अब यहां से वास डिफरेंस सीधे एम्पुला में खुलती है, यहां स्पर्म स्टोर होते हैं। जब इजैक्यूलेशन होता है, तेजी से सीमन बाहर निकलता है, तो यही इजैक्यूलेटरी डक्ट के थ्रू सारे स्पर्म को हम यूरेथ्रा में ट्रांसफर कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू तेजी से बाहर निकल जाते हैं। अगर हम ग्लैंड की बात करते हैं, सेमिनल वेसिकल 1 पेयर, बल्बो यूरेथ्रल 1 पेयर, प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड है, प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड है, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ ग्रीन और रेड कलर के जो टिश्यू दिख रहे हैं ये इरेक्टाइल टिश्यू है, मैं डिटेल में हम पढ़ाएंगे आगे आपको। जो उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है पेनिस का, इसको हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, ठीक है। और इसको कवर करने के लिए स्किन को फोर स्किन बोलते हैं और यूरेथ्रा की ओपनिंग को यूरेथ्रल ऑरिफाइस बोलते हैं। समझ में आया नहीं आया? देखो पहला लेक्चर है, एकदम बहुत तेजी से नहीं होगा, बट समझो कल से स्पीड हमारी तेज हो जाएगी, ठीक है, बहुत तेज हो जाएगी, टेंशन मत करना। पर कुछ नए बच्चे भी हैं तो उनको थोड़ा ध्यान में रखते हुए मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। नहीं तो ये चैप्टर मैं मान के चलो पूरा चैप्टर ही 3 से 3.5 घंटे में पूरा करा देता हूं, पूरा चैप्टर, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत करना। देखो आप सिलेबस की टेंशन मत करो, इतना जब तुमने इतना विश्वास किया है यार, तो सिलेबस की टेंशन बिल्कुल मत करना, ठीक है। बहुत टाइमली, जितना मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको पढ़ना पड़े, मैं यही याद कराऊंगा आपको, ठीक है, यही याद करा दूंगा, यही इतने बार रिवीजन करा दूंगा कि आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। सारे चैप्टर जो 12th वाले हैं उसकी टेंशन मत करना, ठीक है, अलग से टाइम नहीं देना आपको। तो यहां तक क्लियर है बेटा? कोई डाउट शाउट नहीं है? कंफ्यूज मत होना, आगे वाली डक्ट को इजैक्यूलेटरी, पीछे वाली डक्ट को, ठीक है, वास डिफरेंस, बीच में क्या है? एम्पुला, और यही जुड़ी होती है सेमिनल वेसिकल जो अपने लिक्विड को इसी में डालती है, इसके थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी ने, ये तो मैंने डायग्राम बना दिया, एनसीईआरटी ने भी 2 डायग्राम दिए हैं और इन 2 डायग्राम से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। आज कोई क्वेश्चन लेके नहीं आया हूं, ठीक है, पहले थ्योरी का एक पार्ट फिनिश कराऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एनसीईआरटी का ये डायग्राम समझो, इस डायग्राम पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। मुझे लगता है डायग्राम क्लियर हो रहा होगा भाई। पेनिस और स्क्रोटम एकदम क्लियर है, बॉडी से बाहर है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल जेनिटलिया में काउंट होते हैं। स्क्रोटम वाला पार्ट आपके समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस एकदम क्लियर है, ठीक है, 1 पेयर होते हैं। टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमिस एकदम क्लियर है, यहां से डक्ट जा रही है, वास डिफरेंस एकदम क्लियर है। अब ये डक्ट जो है ना, ये यूरिटर के ऊपर लूप बनाती है भाई। ऊपर यूरिनरी ब्लैडर था, समझ, सॉरी, ऊपर किडनी थी, किडनी से होते हुए ये यूरिनरी ब्लैडर में एंटर कर रहा है यूरिटर, तो यूरिटर के ऊपर लूप बनाती हुई इजैक्यूलेटरी डक्ट में खुलती है कौन? वास डिफरेंस। तो कहां खुल रही है? इजैक्यू लिखा हुआ कि यहां लिखा हुआ? ये कहां खुल रही है? इजैक्यूलेटरी डक्ट में खुल रही है। इजैक्यूलेटरी डक्ट इस एम्पुला और सेमिनल वेसिकल के मिलने से बनती है, जो यूरेथ्रा में खुलती है, यूरेथ्रा। और मेल में यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसी डक्ट से यूरिन भी पास होती है, इसी डक्ट से जेनाइटल यानी सीमन भी पास होता है। सो इट इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल डक्ट इन केस ऑफ मेल। फीमेल के केस में नहीं, मेल के केस में हम बात कर रहे हैं। मेल में क्या बोलेंगे इसको? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब पेनिस का जो आगे उभरा हुआ पार्ट होता है इसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं और इसकी स्किन को हम फोर स्किन बोलते हैं। अभी समझा दिया, सारी बातें क्लियर है, ठीक है, पेनिस वाली पार्ट क्लियर हो गई। ग्लैंड्स की बात करते हैं तो प्रोस्टेट मैंने समझा दिए, वास सेमिनल वेसिकल समझा दिए
और एक और बची आपकी बल्बो यूरेथ्रल, ये भी एकदम मैंने क्लियर कर दिया उस डायग्राम के अंदर, ठीक है। यहां तक यूरिनरी ब्लैडर आपके समझ में आ ही रहा है, रेक्टम और एनस समझ में आ ही रहा है। तो इस डायग्राम से मुझे नहीं लगता रिलेटेड कोई डाउट शाउट आपको होगा, एकदम क्लियर होना चाहिए ये डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा इस तरीके से भी दिखाया है, मतलब फ्रंट व्यू भी दिखाने की कोशिश की है। तो दोनों टेस्टिस को सेपरेट, अलग अलग होते नहीं है, ये डायग्राम दिखाया है ऐसे करके, ऐसे खोल करके। दोनों टेस्टिस एक ही स्क्रोटम में दो अलग अलग स्क्रोटल सैक में होते हैं। अब टेस्टिस के अंदर देखोगे ना, अंदर का स्ट्रक्चर मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। अब आगे उसी का स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन करेंगे। इनके अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, इनको मैं डायग्राम बनाऊंगा अभी, अगले डायग्राम बना के दिखाने वाला हूं। इनको टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हैं, अगले डायग्राम में दिखाने वाला हूं। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, इसके अंदर ही होते हैं छोटे छोटे नेटवर्क ऑफ टिब्यूल, नेटवर्क ऑफ टिब्यूल, बस डायग्राम में दिखाने वाला हूं आगे मैं डिटेल, ठीक है। इनको रटी टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। और आगे ये जो अंदर डक्ट दिख रहे हैं ना, जो एपिडिडाइमिस से कनेक्टेड हैं, इनको वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं। ये भी डायग्राम में डिटेल में क्लियर कराने वाला हूं। फिर ऊपर जो कैप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जो टेस्टिस को कवर किए हुए है, इसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं। तो ये वाली बात एकदम टेस्टिस के अंदर का पार्ट जो डिटेल में हम पढ़ाने वाले हैं, डिटेल में क्लियर होगा। अब यहां से डक्ट जा रही है, क्लियर है, वास्ट डिफरेंस। यूरिटर हमारे समझ में आ गया, लूप भी समझ में आ रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे लूपिंग हो रही है। इस पर क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर क्लियर है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल, ये तीनों क्या है? मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, समझ में आ गया। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एकदम क्लियर होंगे। सॉरी, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड डक्ट तो मैंने करा दिए पहले, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स, ठीक है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। ये एकदम क्लियर है, यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी के दोनों डायग्राम एकदम क्लियर है, परफेक्टली ब्रेन में सेट होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक टारगेट पूरा हुआ, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन बताए, आपको रिवीजन कराते हुए चल रहा हूं मैं आपको, जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बताया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। मुझे नहीं लगता कोई डाउट शाउट होगा। प्राइमरी जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है और सेक्स हार्मोन बनते हैं, रिमेनिंग जो ट्रांसपोर्टेशन और मैच्योरेशन से रिलेटेड होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आगे बढ़े हमने सबसे पहले हमने बात की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें पढ़ना क्या क्या है। नंबर 1 टेस्टिस, पहले ओवरव्यू पढ़ा हमने, अब डिटेल में एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पढ़ना क्या क्या है भाई? टेस्टिस पढ़ने, ठीक है। आगे क्या पढ़ना है? मेल सेक्स एसेसरी डक्ट पढ़ने, 4 होते हैं, रटी टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, समझ रहे हो, और वासा इफ्रेंसिया, 4 हो गए, ठीक है। और इसके अलावा क्या पढ़ना है? मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड पढ़ने, वो 3 हो गए, डिटेल में हमको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पढ़ने, पेनिस और स्क्रोटम, वो हम लास्ट में लेके चलेंगे। ये हमारा टारगेट है। तो अब ओवरव्यू मैंने समझा दिया कि एक्चुअल में है क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक एक करके उठाएंगे, पहले टेस्टिस उठाएंगे, ठीक है, फिर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस उठाएंगे, ठीक है, फिर यूरेथ्रा उठाएंगे, फिर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में स्क्रोटम और टेस्टिस उठाएंगे, स्क्रोटम, ठीक है। और हाँ, यहां इंटरनल स्ट्रक्चर और टेस्टिस, स्क्रोटम उठाएंगे। और फाइनली हम पेनिस का ट्रांसफर सेक्शन, पेनिस उठाएंगे, पूरा ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे उसका। और फिर हम फाइनली पढ़ेंगे मैकेनिज्म पर आएंगे, मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन एंड इजैक्यूलेशन क्या है, ठीक है। और इन ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये टारगेट होगा जो हमारा कल खत्म हो जाएगा। कल हम मेल वाला पार्ट खत्म कर देंगे और फीमेल वाला पार्ट भी काफी करा देंगे, कल का टारगेट हमारा होगा। चलो आ जाओ फाइनली, ठीक है। कोई डाउट शाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट शाउट है यहां तक? कोई भी डाउट शाउट है क्या? चलो एकदम क्लियर, ओके, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, ओके। चलो अब बात करते हैं टेस्टीज। भाई टेस्टीज 1 पेयर होते हैं, बताया मैंने, ठीक है। और टेस्टिकल सिंगल को बोलते हैं, टेस्टिकल सिंगल को बोलते हैं। भाई मोस्टली ऑर्गन का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। हाँ, एनसीईआरटी में थोड़ा डायमेंशन है, अगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना। इसकी जो शेप होती है, ठीक है, ओवल शेप के होते हैं। लेंथ इनकी 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, इनकी विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। और वजन लगभग 14 ग्राम होता है। ये एक मेजरमेंट है,
ये थोड़ा याद करने का पार्ट होता है, लिख लिख कर लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कभी डायमेंशन पर क्वेश्चन नहीं आया, पर पोजीशन पर क्वेश्चन आया है, पोजीशन पर क्वेश्चन आया है। एनसीईआरटी में भी दे रखा है इसके पोजीशन के ऊपर। एनसीईआरटी बोलती है पोजीशन होते कहां है, ये होते कहां है? आप बोलोगे ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं इन मैमल्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? मैमल्स की बात कर रहे हैं। पर कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। ऐसा क्यों भाई? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों होते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन, ये इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन आता है कितना लो? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। कितना लो? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां मिल जाएगा, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, और मैंने लिख दिया ब्रैकेट में कि विद इन 2 स्क्रोटल सैक एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन अगेन पूछा गया है, कहां पर कौन से मैमल्स ऐसे हैं जिनमें टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं होते? पर क्वेश्चन एक ही पर आता है, प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरियंस पे क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोटोथीरियंस, एलिफेंट, व्हेल, प्रोटोथीरियंस, इनमें टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। समझा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं क्यों होते हैं, ठीक है। वो कहीं लिखा हुआ नहीं, मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। क्यों होते हैं? द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। कितना लो टेम्परेचर? क्वेश्चन आएगा 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर। समझ रहे हो ना मेरी बात? फिर से बोल रहा हूं मैं भाई, बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर, इसीलिए एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। पर कुछ मैमल्स के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल क्यों? इट इज अ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। समझ रहे हो? इसको हिंदी में उद्विकास बोलते हैं, इवोल्यूशन। कुछ मैमल्स स्मार्ट थे, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने टेस्टिस को अंदर ही उनके अराउंड एक काउंटर करंट डेवलप किया। समझ रहे हो? ब्लड का फ्लो इस तरीके से जनरेट किया कि उसकी वजह से, उस काउंटर करंट की वजह से उनके टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से ऑलवेज 2 to 2.5 कम रहता है। उन्होंने उस मैकेनिज्म को डेवलप कर लिया, काउंटर करंट को, तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ी टेस्टिस को बाहर निकाल के रिस्क लेने की। नहीं आया क्या? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो उनको रिस्क की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो आसानी से, समझ रहे हो, बैट बॉल खेल सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया होगा, क्योंकि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? हाईली सेंसिटिव होते हैं। अगर बॉल टकरा जाए तो इन्फ्लामेशन और इनफर्टिलिटी तक हो सकती है। समझ रहे हो? इन्फ्लामेशन और इनफर्टिलिटी तक हो सकती है, जो हम आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इन सारी बातों को। तो उनके अंदर टेस्टिस कहाँ होते हैं? इंट्रा एब्डोमिनल। क्यों? क्योंकि उन्होंने काउंटर करंट डेवलप किया ड्यूरिंग इवोल्यूशनरी, ठीक है। देखा जाए आप लाइनेज, तो उन्होंने, जिन्होंने डेवलप कर लिया उनके अंदर तो क्या थे? इंट्रा एब्डोमिनल। जो डेवलप नहीं कर पाए उनके अंदर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। समझ में आ गया होगा, ठीक है। और किसके लिए नेसेसरी है? नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये एनसीईआरटी की लाइंस है, तो मुझे एनसीईआरटी की लाइंस भी समझानी थी और मुझे कंसेप्ट भी समझाना था, तो दोनों बातें आ गई। मैंने पोजीशन भी क्लियर कर दी, ठीक है। ये भी बता दिया कि कुछ मैमल्स के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं ड्यू टू, ठीक है, आप बोलोगे काउंटर करंट मैकेनिज्म डेवलप कर लिया था। प्रोटोथीरियंस पर क्वेश्चन आया है। प्रोटोथीरियंस इनिशियल मैमल्स थे, ठीक है। फिर मेटाथीरियंस आए, समझ रहे हो? प्रोटोथीरियंस, मेटाथीरियंस, फिर आए यूथीरियंस। हम सब यूथीरियंस हैं, ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स। मैंने एनिमल किंगडम में बताया भी था आपको, प्रोटोथीरियंस, फिर मेटाथीरियंस, फिर यूथीरियंस। मेटाथीरियंस पाउच बियरिंग, कंगारू, ठीक है। ओके, एकदम क्लियर? चलो, बहुत सही। अब बात आती है कि भाई ठीक है, ये क्या टेस्टिस जन्म से ही या जन्म लेने से पहले ही बाहर होते हैं? ना, स्टार्टिंग में ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। अब एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकालने की एक मैकेनिज्म होती है, समझाऊंगा। एक मैकेनिज्म होती है, उसके थ्रू ये स्क्रोटम में आते हैं।
कई बच्चे ऐसे होते हैं उनमें ये मैकेनिज्म नहीं हो पाती, जिनमें ये मैकेनिज्म नहीं हो पाती तो उनके अंदर टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल ही रह जाते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, डॉक्टर बोलता है कि 1 साल के अंदर अंदर ये ऑटोमेटिकली डिसेंड कर जाएंगे। अगर फिर भी नहीं करते हैं तो सर्जरी करा करके हम डिसेंड करा देंगे। मान लो पेरेंट्स अवेयर ही नहीं है, मान लो किसी डॉक्टर ने उसको टेकल ही नहीं किया, कोई दाई माँ टाइप, या घर में ही डिलीवरी हो गई, नहीं समझ पाए पेरेंट्स, तो उन केसों के अंदर अगर टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल हैं और 1 ईयर से ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी टेम्परेचर की वजह से टेस्टिस के लिए वो हाई टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम या कह सकते हो वो सेल जो आगे जाके गैमीट को बनाएंगे प्यूबर्टी के टाइम पर, वो बेकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टर्लिटी हो सकती है। किसी किसी केस में उन सेल के लिए बॉडी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर पर उनमें अनकंट्रोल ग्रोथ भी हो सकती है, जिसको हम कैंसर बोलते हैं। समझ में आया? तभी तो बच्चे के जन्म के बाद एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट आता है जो उसके बॉडी पार्ट्स, उसकी सेंसिटिविटी, उसकी आईज, उसके सेंसेशन करने की पावर, उसका हार्ट, उसके टेस्टिस, उनके हर चीज को अच्छे से स्टडी करता है, फिर ओके करता है कि बेबी नॉर्मल है, उसके सुनने की क्षमता, कहीं ईयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब आते कैसे हैं ये समझाना चाहूंगा मैं, समझने की कोशिश करना। ये इंग्विनल कैनाल होती है, मान लो ये 2 स्क्रोटल सैक हैं, टेस्टिस स्टार्टिंग में इंट्रा एब्डोमिनल ही हैं, अभी इनिशियल फॉर्म में इंट्रा एब्डोमिनल है, ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही हैं। अब टेस्टिस कहाँ आते हैं? यहां से डिसेंड होते हैं स्क्रोटल सैक में, यहां से डिसेंड होते हैं इंग्विनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटल सैक में। ये क्या है? स्क्रोटल सैक। ये क्या है? इंग्विनल कैनाल। ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या है? टेस्टिस। समझ गए? तो टेस्टिस डिसेंड कर रहे हैं स्क्रोटल सैक में। अब टेस्टिस की डिसेंडिंग स्क्रोटल सैक में किसकी वजह से होती है? याद हो मैंने टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में कुछ लिगामेंट जैसे स्ट्रक्चर दिखाए थे, गुबर्नेकुलम। जब गुबर्नेकुलम में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वो खींचता है टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटल सैक में। गुबर्नेकुलम में कॉन्ट्रैक्शन, अब गुबर्नेकुलम में कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है? जब फीटस, यानी यूट्रस की बात चल रही है, जब फीटस 7 मंथ का होता है, 7 महीने पूरे हो जाते हैं, तब उस समय टेस्टिस में एक प्रोटीन बनती है, टेस्टिस में एक प्रोटीन बनती है। इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिस में इस प्रोटीन को हम एक टर्म यूज करते हैं, ठीक है, एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो मैं आगे डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, अभी हिंट दे रहा हूं, समझना। तो ये डिसेंडिंग होती है ना, जो डिसेंडिंग हो रही है, क्या दिस अ डिसेंड। जो डिसेंड कर रहे हैं किसकी वजह से कर रहे हैं? ठीक है, बोलोगे ड्यू टू, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इस एनसीईआरटी की लाइन लिख दे रहा हूं मैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ये 2 चीजें याद रखनी है, एक तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, समझाता हूं अभी इसके बारे में, और एक टेस्टोस्टेरोन, अच्छा पूरा लिख देता हूं, डिसेंट, कॉन्ट्रैक्शन, या पूरा ये कॉन्ट्रैक्शन गुबर्नेकुलम।
तो कॉन्ट्रैक्शन इन गुबर्निकुलम क्या कराता है, डिसेंड कराता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एबीपी एंड टेस्टोस्टेरोन। आपका क्वेश्चन सर ये क्या है एबीपी, एक्चुअल में ये तो समझते हो टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन है, मैंने हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ाया भी था, मेल सेक्स हार्मोन को हम एंड्रोजन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन है। टेस्टोस्टेरोन कौन है, एक एंड्रोजन है, ठीक है। जब बेबी 7 मंथ का, फीटस 7 मंथ का हो जाता है तो हमें टेस्टिस के अंदर एंड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाना होता है, टेस्टिस के अंदर एंड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाना होता है। ये जो एंड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ता है ना, तब वो गुबर्निकुलम को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, और गुबर्निकुलम में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से टेस्टिस डिसेंड होते हैं नीचे, समझना मेरी बात। पर अब हार्मोन तो कहीं स्टोर होते ही नहीं है, तो अब क्या किया जाए, इन एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए तो नेचर टेस्टिस में एक प्रोटीन बनाती है, इसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो टेस्टिस के अंदर जब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या आ गया भाई, हेलो बच्चों, हाँ, तो इस टेस्टिस में क्या हो गया, यहां पर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जब बनती है तब ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा देती है, जिसकी वजह से गुबर्निकुलम में कॉन्ट्रैक्शन होता है और टेस्टिस की डिसेंडिंग हो जाती है इन स्क्रोटल सैक। समझ में आया नहीं आया, किस मंथ के अंदर हो रहा है ये, 7 मंथ, ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ फीटल लाइफ, ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ फीटल लाइफ। तो फीटस की जब 7 मंथ वाली लाइफ होती है उस समय टेस्टिस में एक प्रोटीन बनती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या काम करती है, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टिस में एंड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाती है, और टेस्टिस में एंड्रोजन की कंसंट्रेशन गुबर्निकुलम में कॉन्ट्रैक्शन कराती है, जो टेस्टिस को स्क्रोटल सैक में डिसेंड करते हैं। हाँ बेटा 7 मंथ ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो मान लो डिसेंडिंग नहीं हो पाती, मान लो डिसेंडिंग नहीं हो पाती, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं फेल्योर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम, ठीक है। इसलिए टर्म यूज करते हैं हम क्या, ठीक है, क्रप्ट ऑर्किटिज्म, ठीक है, फेल्योर। भाई कहते हैं ना बच्चे की टेस्टिस डिसेंड नहीं हुई, क्रप्ट ऑर्किटिज्म हो गया उसको, ठीक है, समझ रहे हो। तो मैंने बताया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, अपने आप हो जाती है आफ्टर बर्थ भी, पर नहीं होती तो एक छोटी सी सर्जरी करानी होती है, उसके टर्म यूज करते हैं ऑर्चिडोपैक्सी, समझ में आया, ऑर्चिडोपैक्सी, द सर्जिकल डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस। जनरल पॉइंट्स हैं, ये काम का है, ये बस जनरल पॉइंट है, क्वेश्चन मार्क नहीं लिखूंगा उसके लिए, जनरल पॉइंट है, ठीक है। चलो अब नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू लगाओगे मिल जाएगा, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू लगाओगे तो मिल जाएगा। क्या है क्वेश्चन समझो, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि कास्ट्रेशन क्या होता है, यह क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, बुल कन्वर्ट इनटू बुल ऑक, बुल का बुल ऑक में कन्वर्जन क्या कहलाता है, बुल का बुल ऑक में कन्वर्जन क्या कहलाता है, बुल समझ रहे हो, सांड, ठीक है, बुल मतलब सांड, बुल ऑक का मतलब बैल। पहले के टाइम पर अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होगे, आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, पहले हम लोग क्या करते थे, मैंने भी देखा है अपने टाइम के अंदर, हम खेतों पर बैल ही यूज करते थे, खेतों पर तो छोड़ो, मेरे जमाने में हमारा गांव मेन जो कनेक्टिविटी नहीं थी उस समय, मतलब कनेक्टिविटी का मतलब रोडें इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, होती ही नहीं थी, कच्ची रोडें थी, ठीक है। तो मेन रोड हमारे गांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के आसपास दूर थी, 4 किलोमीटर काफी होता है, ठीक है। तो वहां की कनेक्टिविटी के लिए जो लोग होते थे वो बैलगाड़ी यूज किया करते थे, बैलगाड़ी। और मुझे अपना ही याद है, आप तो पता नहीं मुझे याद है नहीं, आप एडवांस बच्चे हो आप सारे के सारे, हमारे गांव में गन्ने की खेती हुआ करती थी, तो कोलू चलता था, कोलू का मतलब है उसमें बैल को बांध देते थे, तो बैल रोटेट करता था चारों तरफ, ठीक है, जिसमें वो ग्राइंडिंग और वो हीट जनरेट करना, और उस क्या नाम है, उससे जो गन्ने का रस होता था उससे गुड़ बनाते थे, गरम गरम एकदम बेहतरीन, कभी खाया हो आपने, ठीक है। तो अब बैल का मतलब सांड की एक फॉर्म है, सांड आपकी इच्छा से काम कर लेगा, उठा के फेंक देगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। सांड बहुत एग्रेसिव होता है, पर बैल पावरफुल बहुत होता है, पर उतना एग्रेसिव नहीं होता, वो आपके अकॉर्डिंग काम कर सकता है, सांड आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा उसकी एग्रेसिवनेस की वजह से, आप समझ रहे हो। तो डिफरेंस है सांड और बैल में। अब डिफरेंस किया किसने,
मनुष्य ने सांड को, जान गया सांड बहुत पावरफुल होता है, अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो हम इसको बड़े बड़े काम को कराने में यूज कर सकते हैं, खेतों में यूज कर सकते हैं। तो देखा होगा उस समय इसको ग्रामीण क्षेत्रों में टर्म यूज करते हैं बधियाकरण, ठीक है। और आज की डेट में जो साइंटिफिकली टर्म यूज करते हैं कास्ट्रेशन या ऑर्चिडैक्टोमी। टॉमी का मतलब रिमूव कर देना, ठीक है। कोलिसिस्टेक्टोमी, याद आ गया हो, कोलिसिस्टेक्टोमी। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। हिस्ट्रेक्टोमी, हिस्ट्रा मतलब यूट्रस, यूट्रस के रिमूव करने को हिस्ट्रेक्टोमी, रिमूवल के लिए हम टॉमी टर्म यूज करते हैं। यूट्रस को रिमूव कर रहे हैं, हिस्ट्रेक्टोमी, ठीक है। ऑर्ची मतलब टेस्टिस, ऑर्चिडैक्टोमी यानी टेस्टिस का रिमूवल। तो जब सांड छोटा होता है, बच्चे वाला पार्ट, ठीक है, उसी समय स्पेसिफिक टेक्निक की वजह से हम उनके टेस्टिस को क्रश कर देते थे, क्रश कर दिया या रिमूव कर दिया। उससे क्या होता था, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने की वजह से उनका एग्रेसिवनेस कम हो जाएगा और वो बुल ऑक यानी ऑक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप समझ रहे हो, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बुल का बुल ऑक में कन्वर्जन क्या कहलाता है? इसी को बोलते हैं कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन क्या है? बुल का बुल ऑक में कन्वर्जन। तो कास्ट्रेशन मैंने लिखा क्रशिंग ऑफ टेस्टिस, रिमूवल ऑफ टेस्टिस बोल सकते हो। कास्ट्रेशन मेक्स द एनिमल लेस एग्रेसिव, इनको लेस एग्रेसिव को डोडिसिल बोलते हैं। ये टर्म याद करना है, डोडिसिल मतलब इनकी एग्रेसिवनेस कम हो जाती है, बिकॉज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज। क्योंकि यहाँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है, क्योंकि क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, क्रशिंग कर दी। इसी को बोलते हैं बुल का बुल ऑक में कन्वर्जन। बुल का बुल ऑक में कन्वर्जन, समझ में आ गया? तो बुल कन्वर्ट इनटू बिलॉक, इसको क्या बोलेंगे? कास्ट्रेशन। समझ में आया नहीं आया? कितना टाइम हो रहा है? ठीक है बढ़ा देना, ठीक है। तो बुल का बुल ऑक में कन्वर्जन, कास्ट्रेशन। समझ में आया? हाँ बेटा, कास्ट्रेशन, ठीक है। इनिशियल जब देखा होगा मैंने बताया, जब बच्चा होता है तो उस समय उसी समय कर देते हैं कास्ट्रेशन। जब जन्म होता है बुल का, उसी समय कास्ट्रेशन कर दिया जाता था। आज की डेट में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। हम, ठीक है, डिफरेंट टाइप के कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर, खेती के लिए। तो अब आज की डेट में जरूरत नहीं है। टॉमी बात याद रखना, टॉमी का मतलब रिमूवल। किसी भी टर्म के आगे टॉमी लगा हुआ है मींस रिमूव की बात कर रहे हैं। हिस्ट्रेक्टोमी, कोलिसिस्टेक्टोमी, ऑर्चिडैक्टोमी, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। टॉमी मतलब रिमूवल, कहीं भी टर्म आ जाए टॉमी मतलब रिमूवल। किसका रिमूवल? वो आगे लगा हुआ होगा, ठीक है। तो टेस्टिस को निकालने की प्रोसेस को हम ऑर्चिडैक्टोमी बोलते हैं, कास्ट्रेशन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर सकते हैं इसको। एनसीईआरटी में नहीं है, पर फिर भी नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इस चैप्टर से आ भी जाते हैं। अब एक चीज और कराऊंगा, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। बस इसके बाद आपकी आज छुट्टी कर देंगे, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ये डायग्राम हैंड मेड ही है, ठीक है, आप इजीली बना पाओगे अपनी नोटबुक पर, ठीक है। इसको मैं बहुत प्रॉपरली आपके ब्रेन में कैसे कैसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, सारे क्वेश्चन मैं डायग्राम में लेबल कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ डायग्राम आप प्यार से बनाओ, बहुत आराम से, ठीक है। सबसे पहले इसकी आउटर लेयर बनाना, फिर टेस्टिस का इंटरनल पार्ट बनाना, फिर छोटे छोटे लोब्स बनाना, उसमें कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाना, फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना करके एपिडाइमिस बना के छोड़ देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट यही डायग्राम है। सबसे पहले मैं बताऊंगा, हम बात किस कर रहे हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। एनसीईआरटी ने भी इस डायग्राम को दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अब सबसे पहले समझना क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। कवरिंग ऑफ टेस्टिस पर पहला क्वेश्चन बनता है, कवरिंग ऑफ टेस्टिस। अगर मैं टेस्टिस की कवरिंग की बात करता हूं तो टेस्टिस में 3 लेयर होते हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, समझना। समझने की कोशिश करना। आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। अगर मैं आउटर लेयर की बात करता हूं तो मैंने आपको समझाया था, ट्यूनिका टर्म कहीं पर भी लगा हो, ट्यूनिका मतलब लेयर, ठीक है। ट्यूनिका वैजिनालिस
ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वैस्कुलरिस। अब क्वेश्चन आएगा कि टेस्टिस की वो लेयर बताओ जो इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट लेयर ऑफ टेस्टिस। तो आप जानते हो टेस्टिस की वो कौन सी लेयर होती है जो इनकम्प्लीट होती है, जरा बताओ। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, टेस्टिस की एक लेयर है जो इनकम्प्लीट है, दिख रहा है ना, ये लेयर ये इनकम्प्लीट है, कवर पूरी पूरी कवर नहीं कर रही, इनकम्प्लीट लेयर, इनकम्प्लीट लेयर दिख रही होगी आपको, ये इनकम्प्लीट लेयर दिख रही है आपको। ये मैं इसके ऊपर खींच देता हूं, थोड़ा समझ में आएगी अच्छे से, कलर अच्छे से हो जाएगा। ये इनकम्प्लीट लेयर टेस्टिस की आपको दिख रही है, ये इनकम्प्लीट लेयर आपको दिख रही है, दिख रही है ना इनकम्प्लीट लेयर, टेस्टिस को 100% कवर नहीं कर रही, इसी लेयर को बोलते हैं हम ट्यूनिका वैजिनालिस, ट्यूनिका वैजिनालिस। अलग से मैं कुछ लिखा नहीं रहा, हेडिंग हेडिंग डाल करके सब कुछ इसी में खत्म कर दूंगा पूरा, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। कवरिंग ऑफ टेस्टिस नंबर 1 ट्यूनिका वैजिनालिस। ट्यूनिका मतलब लेयर, वैजिनालिस कैसी लेयर होती है, आउटर है और इनकम्प्लीट है, दो ही क्वेश्चन बनते हैं, आउटर और इनकम्प्लीट। बस अब ध्यान से देखो, आपको सेकंड लेयर क्या दिख रही है, सेकंड लेयर दिख रही होगी आपको, सेकंड लेयर ध्यान से देखो, ये ब्लू कलर की, ब्लू कलर के छोटे छोटे चैम्बर बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वैस्कुलरिस नंबर 2 ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, अब ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया पे क्वेश्चन आएगा, इट इज अ मिडिल लेयर, पहला क्वेश्चन आएगा मिडिल होती है, यह क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, इनको बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिस में लगभग 250 लोब्यूल्स होते हैं, ईच टेस्टिस कंटेन 250 लोब्यूल्स, समझ में आ रहा है ना, हर एक टेस्टिस में लगभग 250 लोब्यूल्स होते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो मिडिल लेयर होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है, मिडिल होती है, ये क्या बनाती है, फॉर्म्स टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। और ये और ध्यान रखना, लगभग 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस, ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 लोब्यूल्स होते हैं, कंपार्टमेंट, चैम्बर, समझ रहे हो, तो इसी को बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये नीट में क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा वो कौन सी लेयर है, वो कौन सी लेयर है, अच्छा मैंने क्या लिख दिया, अच्छा ट्यूनिका, हाँ ठीक है, वो कौन सी लेयर है जो हाईली वैस्कुलर होती है, जिसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। हाँ बेटा, कल के एपिसोड में पढ़ोगे फीमेल, ठीक है, आज मेल वाला कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलो, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मिडिल लेयर होती है जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाती है, लगभग 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस, क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब लास्ट की लेयर और दिख रही है आपको, जो इन लोब्यूल के अंदर होती है, लोब्यूल के अंदर होती है, ऐसे दिखा देता हूं, ऐसे ऐसे, इन लोब्यूल्स के अंदर वाला पार्ट जिनके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलरिस, हाईली वैस्कुलर लेयर है ट्यूनिका वैस्कुलरिस, ट्यूनिका वैस्कुलरिस। इसके अंदर क्या होता है,
सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो तीनों लेयर हो गए, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। इनर लेयर के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, मिडिल लेयर ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, ठीक है। ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट बना रही है, इसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस, एनसीईआरटी की लाइन है। वेजिनलिस आउटर लेयर है। तो एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, टेस्टिस की लेयर, टेस्टिस की लेयर कवरिंग। अब सेकंड पार्ट आ जाता है। इन लोब्यूल्स के अंदर क्या दिख रहे हैं आपको? कॉइल्ड पार्ट दिख रहे हैं, कॉइल्ड पार्ट, ठीक है। कॉइल्ड पार्ट, इन कॉइल्ड पार्ट को हम बोलते क्या हैं? इन कॉइल्ड पार्ट के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इनको? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। अब एनसीईआरटी ने एक बात और कही है कि एक लोब्यूल के अंदर कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, कोई क्वेश्चन आपको यही मिल जाएगा। 1 2 3 प्रेजेंट इन ईच लोब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कॉइल्ड पार्ट है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कॉइल्ड पार्ट है। मैं दिखा देता हूं। कॉइल्ड पार्ट है। अच्छा, लाइट कलर लग रहा है ये। अब देखिएगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कॉइल्ड पार्ट है, ठीक है। 1 2 3 प्रेजेंट इन ईच लोब्यूल। एक लोब्यूल में 1 से 3 तक हो सकते हैं। अब समझना, इन लोब्यूल का कनेक्शन एक डक्ट से होता है, इसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबुलाई रेक्टी। अच्छा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में होता क्या है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का मेन पर्पस क्या है? यहां होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो टेस्टिस में वो कौन सा पार्ट होता है जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती है? आप बोलोगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इनके अंदर हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस। एक लोब्यूल में 1 से 3 ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, कॉइल्ड पार्ट, समझ रहे हो। और सारे कॉइल्ड पार्ट एक कॉमन डक्ट में खुलते हैं। इस कॉमन डक्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टी। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टी। चलो ठीक है। अब ट्यूबुलाई रेक्टी कहां खुल रहा है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। ट्यूबुलाई रेक्टी कहां खुल रहा है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल को हम क्या बोलते हैं? रटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं इसको? रटी टेस्टिस। रटी टेस्टिस। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ो। रटी टेस्टिस के बाद क्या है? रटी टेस्टिस के बाद फिर देखो, आपको यहां कुछ और ट्यूब्यूल दिख रहे हैं जो रटी टेस्टिस को एपिडिडाइमिस से जोड़ रहे हैं। रटी टेस्टिस को एपिडिडाइमिस से कनेक्ट कर रहे हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनके लिए टर्म यूज करते हैं वासा इफरेंसिया। कितने होते हैं वासा इफरेंसिया? 10 to 12 होते हैं। 10 to 12 वासा इफरेंसिया, 10 to 12 वासा इफरेंसिया इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल को एपिडिडाइमिस से जोड़ते हैं। और यही 10 to 12 वासा इफरेंसिया एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे इस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और एक बार पूछा गया है क्वेश्चन कि एपिडाइमिस के किस पार्ट से ये वास डिफरेंस निकलती है? आप बोलोगे उसकी टेल से निकलती है, क्योंकि एपिडाइमिस के भी 3 पार्ट हो गए। मैं दिखा देता हूं, एपिडाइमिस के भी 3 पार्ट हो जाएंगे। ऊपर वाला हेड वाले पार्ट को बोलते हैं कैप्यूट। समझाता हूं अभी।
कैप्यूट, और मिडिल वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्पस, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं कॉयडा, कॉयडा, कॉयडल, कॉयडल। तो एपिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, एपिडाइमिस के भी 3 पार्ट हो सकते हैं, बता देता हूं मैं, कैप्यूट, कॉर्पस और कॉयडा या कॉयडल। अब कैसे याद रखोगे आप, ये मतलब चीजें कंफ्यूजन वाली हैं। ऐसे याद रखो, कैप कहां लगाते हैं, हेड पर लगाते हैं ना कैप, कैप बस इतना याद रख लो जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, हेड पर कैप लगाते हो, कैप से याद रखा कैप्यूट एपिडाइमिस। कॉयडा, कॉयडा किसको बोलते हैं, टेल को बोलते हैं, पूंछ, टेल को क्या बोलते हैं, कॉयडा। तो सबसे टर्मिनल वाला पार्ट क्या होगा, कॉयडा या कॉयडल। तो इसका जो टर्मिनल वाला पार्ट होता है, टेल वाला पार्ट होता है कॉयडल, और हेड जहां पर कैप लगाता है, जहां पर ये कैप लगाता है, कैप लगाता है, समझ में कोशिश करना, जहां पर ये कैप लगाता है कैप्यूट एपिडाइमिस, जहां पर टेल होती है कॉयडल एपिडाइमिस, और बीच वाले पार्ट को कॉर्पस बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन एक ही बनता है कि लास्ट वाले पार्ट को जो से निकलता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस का फॉर्मेशन किससे होता है, कॉयडा, कॉयडल, कॉयडल से ही वास डिफरेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमने बात की है यहां पर लेयर्स ऑफ टेस्टिस। सबसे पहले हमने किसकी बात की है यहां पर, लेयर्स ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस में कितने लेयर होते हैं, टेस्टिस में 3 लेयर होते हैं, आउटर, मिडिल, इनर। आउटर ऐसे याद रखो, VAV, VAV, नहीं तो भूल जाओगे, ये ट्रिक यही करने पड़ेगी, VAV। VAV में क्या भाई, V पहले आएगा, वेजिनालिस, एल्ब्यूजिनिया और वेस्क्युलरिस, क्योंकि आउटर लेयर हाईली वेस्कुलर नहीं हो सकती, वो फाइब्रस होती है। इनर लेयर हमेशा वेस्कुलर होगी, तो दिमाग में आएगा कि वेस्कुलरिस तो हमेशा सबसे अंदर की होगी। VAV यानी आउटर वेजिनालिस, तो सबसे अंदर वेस्कुलरिस, तो बीच वाली कौन सी होगी, एल्ब्यूजिनिया। तो एक ट्रिक है जो बच्चों को याद आ जाती है, इससे काम बन जाता है, ठीक है। तो क्लियर है बिल्कुल, तीनों लेयर। इनकम्प्लीट लेयर पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वेजिनालिस। और टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एल्ब्यूजिनिया। कितने लोब्यूल्स होते हैं, 250। सीक्वेंस ध्यान रखनी है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, इन लोब्यूल्स के अंदर होते हैं 1 2 3 तक होते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। कहां खुलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की ओपनिंग होती है बेटा ट्यूबुला रेक्टी, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, और यही 10 to 12 वासा इफ्रेंसिया मिलकर क्या बनाते हैं, एपिडिडाइमिस, और यही खुलता है वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस कहां जाती है, ये तो आपको पता ही है, वास डिफरेंस इजैक्यूलेटरी डक्ट में खुलती है, जो यूरेथ्रा में खुलती है। ये पूरा सीक्वेंस समझ में आया होगा, पूरा सीक्वेंस। तो फ्लो भी समझ में आ गया, ये किस में खुलेगी आगे जाकर के, अच्छा मैं लिख ही देता हूं आगे, फ्लो। ठीक है, फ्लो ऑफ स्पर्म, ये क्वेश्चन आता है। स्पर्म का फ्लो कैसे होगा जरा बताओ। सबसे पहले स्पर्म कहां बनेंगे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, फिर इसके बाद स्पर्म्स कहां आएंगे, सेमिनिफरस ट्यूबुला रेक्टी, इसके बाद कहां आएंगे स्पर्म ट्यूबुला रेक्टी के बाद, रेटी टेस्टिस, फिर कहां पर आएंगे, रेटी टेस्टिस के बाद जरा बताओ, ठीक है, वासा इफ्रेंसिया, फिर कहां आएंगे, एपिडाइमिस, एपी, फिर कहां पर जाएंगे, वास डिफरेंस, इससे स्पर्म कहां जाएंगे वास डिफरेंस के बाद, ये आप समझ में आ गया होगा, इजैक्यू, इजैक्यूलेटरी डक्ट से कहां जाएंगे, यूरेथ्रा। एक तो आपको ये याद रहेगा, ये क्वेश्चन फ्लो पर आता है। एक क्वेश्चन और बनेगा, इनमें से बताओ मेल सेक्स एसेसरी
डक्ट कौन से हैं? तो ये चारों के चारों क्या है? मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन बन गए आपके यहां पर, ठीक है, यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये चारों के चारों मेल सेक्स एसेसरी डक्ट हो गए। और फ्लो कैसा हो रहा है वो भी समझ में आ गया, स्पर्म बन कहाँ रहे हैं वो भी समझ में आ गया। फाइनली स्पर्म निकल किसके थ्रू रहे हैं? यूरेथ्रा के थ्रू रहे हैं, ठीक है। हाँ, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? एकदम ब्रेन में सेट। तो आज हमने टेस्टिस वाला पार्ट पूरा कवर कर लिया। बस एक इंटरनल स्ट्रक्चर में एक टीएस और बताऊंगा मैं आपको, जिसमें एक्शन मैकेनिज्म आते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम कल लेकर के, मतलब कल मेल वाला पार्ट फिनिश करके हम फीमेल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज यहां तक एक बार रिवाइज कर लेना। अगर समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, तो एक बार आग लगा दो तो दूर से मैं समझ पाऊंगा कि हाँ समझ में आ गया। ओके बीएमएस, चलो बस चल जाते जाते बेटा मैं इतना बोलना चाहूंगा, ठीक है। लास्ट में अभी जो 3 मंथ बचे हैं, लगभग 90 से 100 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। सबसे पहले ध्यान रखना, ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है यार आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए, मैं खुद कह रहा हूं, ठीक है। एक ऑप्शन बंद होता है, 4 ऑप्शन खुल जाते हैं। पर अगर आप वाकई में मेहनत कर रहे हो, वाकई में आप पढ़ाई कर रहे हो, सिलेक्शन हो या ना हो, एक काबिल इंसान जरूर बन जाओगे। यानी कुछ ना कुछ कैपेबल बन जाओगे। जरूरी डॉक्टर ही बनो भाई, बहुत सारी चीजें हैं यार लाइफ में काम करने के लिए, ठीक है। अब हम तो नहीं बने डॉक्टर, रिसर्च में चले गए सुपर, ठीक है। रिसर्च में बहुत बहुत ऊंचे लेवल पर काम किया, रिसर्च में भी, ठीक है। आप समझ रहे हो, नैनो मेडिसिन पर काम किया हम लोगों ने। तो ऐसा थोड़ी ना कि एक ही बन गया। पर हां, अगर आप सच्चे मन से पढ़ रहे हो, आपका एक्शन प्रॉपर है, तो उसका काउंटर जरूर होगा, 100% होगा। तो पॉजिटिव रह करके एकदम पॉजिटिव होकर काम करो, बिल्कुल डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई कुंभ का मेला नहीं है, 14 साल बाद आएगा, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा आपका इंटरेस्ट है तो यार फिर से ट्राई कर लेना, पर डिप्रेस मत होना। कोई नेगेटिव थॉट्स में ब्रेन के अंदर मत लेके आना, एकदम पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो और आपने एक सब्जेक्ट पर भी मास्टरी कर ली, ठीक है, तो आगे जाकर के बीएससी एमएससी करके बढ़िया टीचर बन जाओ, ठीक है। समझ रहे ना मेरी बात? फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह रिक्वायरमेंट होता है उसका, आप उसको पकड़ लो, पर नेगेटिव नहीं होना है। सिलेक्शन होता है तो बहुत बेहतरीन, पर हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक, समझ रहे हो, एक गट्स, कोई ना कोई क्वालिटी छिपी हुई है, वो समय रहते धीरे धीरे पता चलता है। तो आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना, डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना, ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं लाने। अभी भी 3 महीने हैं, तो मैंने कई ऐसी जगह भी पढ़ाया है, 3 महीने के अंदर पूरे बायो भी निपटाई है मैंने, ठीक है। दिल्ली का केस है, तो 3 महीने के अंदर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे रिजल्ट दिए हैं मैंने जो दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस में है। तो अभी बहुत टाइम है, 3 महीने के अंदर पूरा क्रैश कोर्स 0 से लेकर पूरा करा देते हैं। तो 3 महीने का टाइम बहुत टाइम होता है, ठीक है। और बस मैं यही कहूंगा कि एकदम क्या रहो, मेंटेन रहो, एक्टिवेटेड रहो, जरा भी नेगेटिव थॉट्स मत लेके आओ अपने अंदर, ठीक है। एकदम पॉजिटिव रहो, एक रास्ता बंद होगा 50 खुल जाएंगे। मैं फालतू बात नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा 18 लाख बच्चे हैं। अब 18 लाख बच्चों का सिलेक्शन तो नहीं होगा, तुम्हें भी पता है, सीटें तो फिक्स है ना, लिमिटेड सीटें हैं, वो भी गवर्नमेंट सीटें। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि हर बच्चे का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। जो बच्चा एफर्ट लगा रहा है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। हाँ, किसी ने एफर्ट लगाया पर उससे ज्यादा एफर्ट किसी और ने लगा दिया, ठीक है, तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि, समझ रहे हो, दुनिया खत्म हो गई, समझ गए ना। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपके अंदर छुपी हुई हो, फ्यूचर के आप कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, समझ रहे हो ना मेरी बात। यानी कोई बेहतरीन टीचर छुपा हुआ है आपके अंदर, बेहतरीन आर्टिस्ट छुपा हुआ है आपके अंदर, वो समय के साथ चीजें सामने आती हैं। तो बस मैं यही कहूंगा, एकदम पॉजिटिव रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी एक बार मिली है, एकदम बेहतर तरीके से जियो उसको। सिलेक्शन होगा तो बेहतर तरीके से जिएंगे, नहीं होगा तो दूसरी तरीके से बेहतर जिएंगे, पर जिएंगे बेहतर, समझे। तो बाय बेटा, कल मिलते हैं, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। थैंक यू। बस एक्टिवेटेड रहो, मोटिवेटेड रहो, डिप्रेशन कभी मत लेके आना, एकदम मोटिवेटेड रहना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।